हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी सिंह फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में कुछ रोचक तथ्यों के साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आज की क्लास में। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे और क्लास के लास्ट में हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन भी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो का कथन था कि खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होती है। यानी अगर हमको पता है कि हमारी क्या कमियां हैं, हमारी क्या अच्छाइयां हैं, तो उस पर नियंत्रण रख लेना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अगर हमने अपने मन पर और अपने मस्तिष्क पर काबू कर लिया तो नेचुरल सी बात है कि हम दुनिया में कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाए, उन सब से हम निपट सकते हैं, उन सब से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस विचारधारा के साथ में आज की अपनी क्लास। देखिए, हम जो फर्स्ट बात करेंगे वो विश्व नारियल दिवस के बारे में बात करेंगे, जो हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार भी 2 सितंबर को हम मना रहे हैं और 25 नंबर का हम विश्व नारियल दिवस मना रहे हैं इस बार। और इस बार की जो थीम है वो है नारियल एक स्वस्थ भविष्य और जीवन के लिए, कोकोनट फॉर अ हेल्दी फ्यूचर एंड लाइफ। ओके, इसका मोटिव जैसा कि आप सबको पता है कि नारियल की जो उपयोगिता होती है हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए नारियल की उपयोगिता को बताने के लिए ही पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय जिसके द्वारा हर साल विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ये एक अंतरशासकीय संगठन है और इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका मुख्यालय आपको इंडोनेशिया के जकार्ता में देखने को मिल जाएगा। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में आने की संभावना इसकी 100% हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो काम पहली बार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन ये है कि रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। यानी कि जो रेलवे बोर्ड है उसमें पहली बार अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं, पहली महिला बनकर आई हैं सामने, जिनका नाम है जय वर्मा सिन्हा। 1988 से ही रेलवे से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में काम किया है। स्पेशली अगर इनका सबसे प्रमुख काम मैं बताऊं तो जो मैत्री एक्सप्रेस चल रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी कि कोलकाता से लेके बांग्लादेश के ढाका में मैत्री एक्सप्रेस चल रही है, उसको बनवाने में, उसको संचालित करने में इनका विशेष योगदान है। तो इसलिए इनका नाम जरूर याद रख लीजिएगा, जया वर्मा सिन्हा, जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के रूप में नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनकर सामने आई हैं। ओके, देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम हमने सुना है, जो एक वाहन बनाने वाली कंपनी है। ओके, इसी की ही एक कंपनी है जिसका नाम है स्वराज ट्रैक्टर्स, जो ट्रैक्टर बनाती है भारत में और भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों में से एक है। तो इसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को। स्वराज ट्रैक्टर्स के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में करी गई थी। इसका आपको हेडक्वार्टर पंजाब के मोहाली में देखने को मिल जाएगा। और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों के बारे में अगर बात करें, बाजार में हिस्सेदारी के बारे में इसकी बात करें तो 10% इसकी हिस्सेदारी पूरे बाजार में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी है किसके बारे में, स्वराज ट्रैक्टर्स के बारे में। ओके, देखो, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करूं मैं तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जैसा कि आप सबको बता दिया मैंने कि क्रिकेट टिकट कलेक्टर थे और टिकट कलेक्टर से किस तरीके से जो क्रिकेट टीम के इतिहास में इन्होंने अपना एक नाम दर्ज कराया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनको कहा जाता है कि ये भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान थे और इनकी कप्तानी में ही भारत ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 में और आईसीसी वनडे विश्व कप 2011 में और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जीता। और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार इनकी कप्तानी में ही जो आईपीएल का खिताब है वो भी जीता है। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्रिकेट के क्षेत्र में। ओके, देखिए, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो वुमलुन मंग वुलनाम, इन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और इन्होंने राजीव बंसल की जगह ली है। ओके, ये मणिपुर कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और अब ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय में देखिए, इनका जो कार्यकाल है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बारे में बात करें तो इसके इस समय प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है।
ओके। इसका प्रमुख काम यह है कि वो नागरिकों को हवाई सेवाएं प्रदान करे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे और जो भी सुविधाएं हैं वो सारी नागरिकों को प्रोवाइड करवाई जाए। देखिए, जहाज डिजाइन और निर्माण में सहयोग के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। किसने? केन्या शिपयार्ड लिमिटेड ने। केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में बात करूं तो 1920 में इसकी स्थापना करी गई थी केन्या में, जहाज के निर्माण के क्षेत्र के लिए। और केन्या के जो रक्षा कैबिनेट सचिव हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे 3 दिन के लिए। तो जब ये भारत की यात्रा पर आए थे 3 दिन के लिए, तो नई दिल्ली में ही समझौता किया गया, जिसमें केन्या के रक्षा कैबिनेट सचिव, जिनका नाम है अदन बेयर डुएल, और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। तो इन दोनों के बीच में 29 अगस्त को समझौता हुआ है। और इस दौरान भारत के CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान ये भी उपस्थित थे, और रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने ये भी उपस्थित थे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है वो एक तरीके से सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी के रूप में जानी जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करती है, यानी रक्षा मंत्रालय इसके सारे कामकाज को देखता है। इसकी स्थापना 1957 में करी गई थी और इसका मुख्यालय आपको गोवा के वास्को डी गामा में देखने को मिल जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है? तो ब्रिजेश कुमार उपाध्याय। ओके, प्रोजेक्ट 17A, जिसके बारे में कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था। ओके, प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के अंतर्गत लॉन्च किया गया 7वां जहाज है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो इस 7वें जहाज का नाम है महेंद्रगिरी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 17A फ्रिगेट्स क्या है। तो ये एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, जिसके तहत जहाजों का निर्माण किया जाएगा। अभी हमने कुछ दिन पहले INS बागीर के बारे में पढ़ा था, जिसको 17A फ्रिगेट्स के तहत ही तैयार किया गया था। महेंद्रगिरी के बारे में बात करें तो ये जो जहाज का नाम महेंद्रगिरी रखा गया है, इसको आप उड़ीसा का जो पूर्वी घाट है उस पर एक महेंद्रगिरी पहाड़ी है, उसके नाम पर इसका नाम महेंद्रगिरी पड़ गया है। तो ये बात थोड़ी सी याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी न्यूज होती है ना, उससे रिलेटेड फैक्ट्स जब हम पढ़ लेते हैं तो वो न्यूज हमेशा हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के तो हम उसका आंसर कर लेते हैं। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। तो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, और ये इसको हम एक युद्ध पोत के रूप में समझ सकते हैं, यानी कि इसका डिजाइन पूरी तरीके से युद्ध पोत के रूप में किया गया है। अब यहाँ पर मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भी जैसे कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ना, उसी तरीके से ये भी है, अंडरटेकिंग मैनेज्ड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, और जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके तहत आती है ये। और लगभग 84.83% इसका हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसकी स्थापना 1934 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिल जाएगा। ये मुंबई में स्थित एक ऐसा शिपयार्ड है जो भारत में युद्धपोतों का निर्माण करता है, जहाज का निर्माण करता है, और जो भी जिस तरीके के प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जहाज के निर्माण के लिए, वो सारा प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो बात पहली बार होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है ये बात। तो देखो, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो भारतीय उच्चायोग है वहां पर पहली महिला चार्ज डी अफेयर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये नॉमिनेट किया गया है 2005 बैच की IFS अधिकारी हैं गीतिका श्रीवास्तव। इनका नाम जरूर याद रख लेना, यानी गीतिका श्रीवास्तव जी अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो भारतीय उच्चायोग है वहां पर भारत की तरफ से नियुक्त की गई हैं। ये बात जरूर याद रख। अच्छा, ये किसकी जगह लेंगी? तो ये डॉक्टर M सुरेश कुमार की जगह लेंगी। अब देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि 2019 में जम्मू और कश्मीर को एक स्टेट की जगह क्या कर दिया गया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में, और साथ में ही जम्मू और कश्मीर से 370 हटा दिया गया था। ठीक है, तो जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो राजनयिक संबंध है उनको डाउनग्रेड किया गया था, और इसकी वजह से ही जो भी अब राजनयिक कामकाज होता है दोनों देशों में वो कौन देखता है? तो वो डी अफेयर जो एक तरीके से
एक चार्ज संभालता है जो व्यक्ति, वो देखता है। तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नियुक्त किया गया है गीतिका श्रीवास्तव को। उसी तरीके से भारत में नियुक्त किया गया है पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान उच्चायोग में अहमद वाराइच को। किसे नियुक्त किया गया है? साद अहमद वाराइच को। ओके, तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? जैसा कि अभी हमने बात करा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है जिसका नाम है उत्केला हवाई अड्डा। अब ये पूछा जा रहा है कि जो उत्केला हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। स्पेशली इसका जो काम है उत्केला और उड़ीसा के बीच में जो हवाई जहाज की सुविधाएं हैं, जो कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाना है। ये जो उद्घाटन किया गया है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और साथ में ही जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो विजय कुमार सिंह। ओके, अच्छा, इसमें पैसा कितना लगा है, यानी कि कितने करोड़ रुपए की लागत आई है? तो इसमें 31.07 करोड़ रुपए की लागत आई है। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। जैसा कि उड़ीसा का मैप आप देख सकते हैं, भारत के पूर्वी हिस्से में हमारा जो बंगाल की खाड़ी है उसमें आपको उड़ीसा देखने को मिल जाएगा। इसका गठन 1936 में 1 अप्रैल के दिन हुआ था एक राज्य के रूप में। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसके डिस्ट्रिक्ट 30 है, राज्यपाल गणेशी लाल है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। जो नई नई योजनाओं को लाने के लिए, देखो नवीन और नई है ना, तो नई नई योजनाओं को उड़ीसा में लाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। तो इसका जो रोवर है, जो एक तरीके का रोबोट है, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है और रोवर ने ये बताया है भारत के वैज्ञानिकों को कि वहां पर चंद्रमा की सतह में उसको सल्फर की मात्रा मिली है, जिससे कि चंद्रमा के ओरिजिन के बारे में हमें पता चल जाएगा। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो ये लैंडर है इसका नाम विक्रम था और जो रोबोट है इसका नाम रोवर था। और लैंडर अपनी जगह पर स्थित रहेगा, यानी यहीं पर खड़ा रहेगा, लेकिन रोवर जगह जगह पर जाएगा, चंद्रमा की सतह पर खोज करेगा और फिर वापस जो है क्या करेगा, जो भी सिग्नल है वो लैंडर को भेजेगा और लैंडर से सीधे वो सिग्नल कहाँ पर आएगा? तो हमारे इसरो को मिल जाएगा। ओके, अच्छा, हमारा जो चंद्रयान 3 है वो कब लॉन्च किया गया था? तो वो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, हमें पता हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवाओं का उद्घाटन किया गया है? यानी कि जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, जिसको हम ESIC कहते हैं, जो स्पेशली सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिसका निर्माण किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितनी ऐसी संस्थाएं हैं इस तरीके की जहां पर कीमोथेरेपी को स्टार्ट किया गया है? तो उनकी संख्या आप देख सकते हैं 30 है, यानी कि इन 30 जगहों पर भारत में स्टार्ट कर दिया गया है, जो ESIC मुख्यालय है उसके माध्यम से। ओके, इसमें आपको मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे डेंटल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज मिलेंगे और बहुत से ऐसे छोटे छोटे अस्पताल भी मिल जाएंगे जहां पर ये सेवाएं स्टार्ट करी गई हैं। अच्छा, इसका क्या कारण था, क्यों स्टार्ट की गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन जो कैंसर की मात्रा है, जो कैंसर एक डिजीज है, उसकी मात्रा, उसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मरीज ज्यादा है, संसाधन कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया गया है। अगर ESIC के बारे में बात करूं तो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ये आता है। ओके, अच्छा, हमारे जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के मिनिस्टर है वो कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये जो उद्घाटन किया गया है वो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ही किया गया है। ओके, साथ में इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1952 में 24 फेब को और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। देखिए, ग्लोबल इंडिया AI 2023, ये जो एडिशन है फर्स्ट टाइम हो रहा है और ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो भारत में आयोजित किया जाएगा अक्टूबर के महीने में। इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य देखभाल के लिए, नौकरी के लिए, शासन के लिए किस तरीके से हम AI का उपयोग कर सकते हैं, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जो कंप्यूटर और जो डिजिटली हम जो है इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये सबमिट की जाएगी इंडिया में। ओके,
अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन जो हमने कल की क्लास में पढ़ा है। तो किस अभियान के अंतर्गत हर साल सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है? तो इसको हम बोलते हैं पोषण अभियान। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी 2018 में। ओके, भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया जाता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और जो पोषण सप्ताह चल रहा है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है, वो 1 से 7 सितंबर के बीच में चल रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब करी गई थी? तो 1 सितंबर को करी गई थी 1956 में। ओके, असम के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था? उसका नाम है चोकुआ चावल, जिसको मैजिक राइस कहा जाता है। मिस इंडिया, मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल फाइनल के दौरान मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है प्रियन सैन ने। इसको और इजी वे में अगर मैं समझाऊं तो भारत की तरफ से जो वर्ल्ड लेवल पर वियतनाम में दिसंबर के महीने में मिस अर्थ मिस अर्थ प्रतियोगिता होने वाला है, उसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेंगी? तो प्रियन सैन पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, यानी भारत की तरफ से प्रियन सैन चुनी गई है, इस बात का आप ध्यान रखिए। सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और पहली बार किसी भारतीय की नियुक्ति हुई है सिंगापुर के इस इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के लिए। और ये हमेशा सिंगापुर के बाहर ये जो संस्था है वो काम करती है, बड़े बड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए मीडिएटरी का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो वो कौन है? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है एनवी रमना। ओके, तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको सेशन में जो भी क्वेश्चन थे वो सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक का बटन तो बनता है यार। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नई न्यूज के साथ में, नए विचारों के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।